हेलो साथियों, अर्पित इंग्लिश क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। टुडे विल बी डिस्कस पोएम द लेबनम टॉप कंपोज बाय टेड हुगेस एंड टेड हुगेस के द्वारा इसे कंपोज किया गया है। इसकी टेक्स्ट को पढ़ने से पहले साथियों हम इसके बारे में कुछ नॉलेज को समझेंगे। आप इस पोएम को अच्छे से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इन जो लाइनों में यानी जो पोएट जो इंट्रोड्यूस करा रहा है हमें, उनको हम आपको बताते हैं। क्या कविता द लेबनम टॉप टेड हुगेस की एक सुंदर कविता है। इस कविता में कवि ने लेबनम के पेड़ और गोल्डफिंच के जीवन और उसके उतार चढ़ाव के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। वह लेबनम को पेड़ पर गोल्डफिंच के आने और उस पर घोंसला बनाने का वर्णन करता है। जब गोल्डफिंच के बच्चे होते हैं तो यह पेड़ को जीवंत कर देता है, और क्योंकि बच्चे सरसराहट और चहचहाट शुरू कर देते हैं। ह्यूजेस यह संदेश देते हैं कि देने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवंत आदान प्रदान और परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। लोग जीवित और क्योंकि वे ऊर्जा के आदान प्रदान से गुजरते हैं। गोल्डफिंच पेड़ को बदल देते हैं और जीवंत बना देते हैं। गोल्डफिंच और चूजों के बिना यानी जो लेबनम का जो पेड़ है बस एक पेड़ रह जाता है। साथियों, जो गोल्डफिंच और उसके जो बच्चे चूजे होते हैं वो इस पेड़ से चले जाते हैं। उसके बाद जो लेबनम का पेड़ है एकमात्र पेड़ रह जाता है, क्योंकि उस पर ना कोई यानी सरसराहट होती है ना चहचहाट होती है, और वो उस पर किसी प्रकार का टिके यानी ऐसा लगता है कि बेजान सा हो गया है, यानी सुनसान सा यानी पेड़ हो गया है। तो उसके लिए साथियों यहाँ पोएट बताना चाह रहे हैं, यानी उसके बाद पेड़ केवल एकमात्र पेड़ रह जाता है। आगे हम और इसकी थोड़ी सी नॉलेज को गेन करेंगे, आप समझिएगा साथियों। कविता जो है नदी के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन करती है। यह पेड़ की घाटी को भी सुंदर बनाने का प्रयास करती है, तथा यह भी बताती है कि जो गोल्डफिंच पक्षी अपने परिवार के साथ आता है तो नदी का किनारा कैसे खिल उठता है। वहाँ सभी जीवित प्राणी के बीच एक संबंध तथा शांतिपूर्वक रहने की आवश्यकता देखी जा सकती है। हर एक जो एवरी यानी पर्सन की बात करिए, हर लिविंग जो क्रिएचर है के बीच एक अंतःक्रिया होती है जो शायद हम देख या सुन नहीं पाते, लेकिन यह सच है कि हर क्रिएचर या हर एक लिविंग जो प्राणी है उसके बीच एक अंतःक्रिया होती है। यह हमें पोएट इस टेक्स्ट के माध्यम से हमें लेबनम टॉप में बताने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। अब साथियों, जो पोएट ने जो टेक्स्ट लिखी है इस पोएम की, उसकी थीम क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे साथियों। थीम जो है, कविता लेबनम टॉप प्रकृति के जीवन और ऊर्जा का जश्न मनाती है। शरद ऋतु की दोपहर में लेबनम का पेड़ बिना किसी स्पष्ट जीवन के शांत और स्थिर था। ये गोल्डफिंच उतरा हुआ पेड़ में जीवन को जगाता है, और इंजन यानी पेड़ जीवन और ऊर्जा के आवाज के साथ जीवन में आता है। फिर पक्षी उड़ जाता है और लेबनम का जो पेड़ फिर से मौन और स्थिरता में घिर जाता है। अजीब चुप्पी की वापसी भी यानी शरद ऋतु के बाद आने वाले सर्दियों के मौसम की आसन्न निष्क्रियता का संकेत देती है। यह इसकी थीम थी साथियों। अब इस थीम को हम समझने के बाद हमें इस टेक्स्ट के बारे में कुछ नॉलेज को हमने गेन किया होगा साथियों। अब आप जो टेक्स्ट की हम आपको समरी बताएंगे या हिंदी बताएंगे या एक्सप्लेन करेंगे, उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे साथियों। जो टेक्स्ट की जो लाइनें हैं उनके बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझिएगा। कहना द पोएम इज के डिवाइडेड इनटू यानी 3 स्टेंजास, यानी जो पोएम है जो है वो 3 स्टेंजास में यानी डिवाइड है। देयर इज नो डेफिनेट टिगर राइम, यानी इसमें कोई डेफिनेट राइमिंग स्कीम नहीं है। यानी फर्स्ट जो पोएम की जो स्टेंजा की लाइनें हैं वो हमें बताना चाह रही हैं। द फर्स्ट टिगर स्टेंजा डिस्क्राइब द यानी जो ट्री है व्हेन इट इज लाइफलेस है, उसका कोई जीवन नहीं है, बिना जीवन है। उसके बारे में हमें जो बताने की कोशिश कर रही है जो लाइन है किसकी, टेक्स्ट की 3। तो इसमें साथियों हम समझेंगे कैसे क्या बताया गया है। साथियों, जो स्टेंजा की जो फर्स्ट लाइन है वो उसका मतलब समझेंगे, और जो फिर हम सेकंड का फिर थर्ड का समझेंगे। जो स्टेंजा फर्स्ट होगा साथियों समझिएगा। कह रहे हैं जो लेबनम है, कह रहे हैं द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। कह रहे हैं लेबनम का शीर्ष शांत है एकदम स्थिर। कह रहे हैं इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। कह रहे दोपहर की पीली सितंबर की धूप में कुछ पत्तियां यानी क्या है
a few leaves yellowing, all its seeds fallen। यानी पीली पड़ रही हैं जो सारे बीज गिर गए हैं। तीनों लाइनों का एक साथ मैं आपको मतलब बताता हूँ, अब साथियों समझिएगा। कह रहे यहाँ जो पोएट हैं वो कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइनों में साथियों आप समझिएगा। कह रहे लेवनम का जो शीर्ष शांत है, एकदम स्थिर दोपहर की पीली सितंबर की धूप में कुछ पंक्तियां पीली यानी जो कुछ पत्तियां पीली यानी जो पीली पड़ रही हैं, सारे बीज यानी गिर गए हैं। इन लाइनों का मतलब था साथियों हम अब समझेंगे इसकी पोएटिक डिवाइस। यहाँ जो पैरा में यानी सितंबर सनलाइट में जो पोएटिक डिवाइस है वो इलिट्रेशन है। यहाँ जो इलिट्रेशन क्या पोएटिक डिवाइस हो जाएगी सितंबर सनलाइट में, और सनलाइट में यानी इलिट्रेशन क्या होता है साथियों सुनिएगा। कहें रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ टू क्या है कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स। यानी कॉन्सिक्यूटिव जो वर्ड्स होते हैं उनके जो शुरू में यानी क्या होता है उसकी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन जो होता है उसे हम इलिट्रेशन कहते हैं साथियों। तो यहाँ पर यानी सितंबर में एस और सनलाइट में एस जो क्या रिपीटेशन हुआ है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा इलिट्रेशन हो जाएगा साथियों। अगले लाइनों में जो कवि हमें बताने की कोशिश कर रहा है, टिल द क्या यानी क्या गोल्ड पिंच कम से विद क्या है ट्विचिंग, ठीक है सिरप्ट सडननेस। जब तक गोल्ड पिंच एक शाखा के सिर पर अचानक यानी स्टार्ट लेवेंट एट द ब्रांच एंड, यानी एक चौंका देने वाली चहचहाहट के साथ आती है। देन सिल्क एज आ लिजार्ड, यानी फिर छिपकली की तरह चिकनी। एंड अलर्ट यानी सतर्क। एंड एब्रप्ट यानी अचानक। सी एंटर्ड द थिकनेस, यानी वह घने में प्रवेश करती है। एंड आ मशीन स्टार्ट अप ऑफ शटरिंग्स, यानी जो घने में प्रवेश करने के बाद करें और एक मशीन शुरू होती है चहचहाहट। एंड आ ट्रेमोर ऑफ विंग्स, यानी यहाँ जो कवि कहना चाह रहे हैं और पंखों की यानी फड़फड़ाहट। एंड यानी क्या ट्रिलिंग से यानी और टटर की आवाज से। द होल ट्री यानी ट्रेम्बल्स, यानी पूरा पेड़ कांपता है। एंड क्या थ्रिल्स यानी और रोमांचित होता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, यानी यह उसके परिवार का इंजन है। सी स्टॉक्स इट फुल, यानी जो यहाँ जो कवि कहना चाह रहे हैं कहना भय इसे पूरी तरह से भड़काती है। कहना देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर वियर्ड फेस द आइडेंटिटी मास्क, फिर एक शाखा के अंत तक अपना वर्जित चेहरा पहचान मुखौटा दिखाते हुए फ्लर्ट करती है। साथियों पुनः एक बार पूरे स्टेंजा का यानी हिंदी में मतलब समझिएगा। जब तक गोल्ड पिंच जो सेकंड स्टेंजा है, जब तक गोल्ड पिंच एक शाखा के सिरे पर अचानक एक चौंका देने वाली चहचहाहट के साथ आती है, फिर छिपकली की तरह चिकनी यानी क्या सतर्क और अचानक वह घने में प्रवेश करती है और एक मशीन शुरू होती है चहचहाहट और पंखों की फड़फड़ाहट और टटर की आवाज से पूरा पेड़ कांपता है और रोमांचित होता है। यह उसके परिवार का इंजन है पूरे, यानी वह जो कहना चाह रहे हैं कह रहे हैं वह इसे पूरी तरह से यानी भड़काती है, फिर एक शाखा के अंत तक अपना वर्जित चेहरा पहचान मुखौटा दिखाते हुए फ्लर्ट करती है। इन लाइनों का मतलब था सेकंड स्टेंजा था पूरे का, मैंने आपको एक साथ बताया। अब साथियों हम समझेंगे इसकी पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पर जो वर्ड्स आए हुए हैं। सिल्क एज अ लिजार्ड और इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, इसमें पोएटिक डिवाइस का कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है साथियों, अब हम इसको समझेंगे। साथियों सिल्क एज अ लिजार्ड इसमें क्या है सिमली यानी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है, अलंकार का यूज किया गया है। कहें जो सिमली होता है कहें कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज, लाइक एज का यूज करके यानी दो चीज़ों के बीच या दो पर्सन के बीच यानी क्या होता है कंपेरिजन किया जाता है, तो वहाँ पर सिमली का यूज होता है। तो साथियों यहाँ एज वर्ड आया तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ जो हो जाएगा अपना
यानी सिमली हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया गया है, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। यहाँ मेटाफर का यूज किया गया है साथियों। कह रहे हैं एन, मेटाफर क्या होता है साथियों समझिएगा। कह रहे हैं एन इनडायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स जनरली अ क्वालिटी इज कंपेयर्ड। यानी यहाँ क्या होता है, जनरली दो यानी जो वस्तुएं होती हैं उनके बीच क्या होता है, कंपेरिजन किया जाता है इनडायरेक्ट तरीके से। तो वहाँ पर क्या होता है, मेटाफर होता है। तो वहाँ पर यही किया गया है, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। इंजन का मतलब यहाँ पेड़ के लिए बोला गया था, तो यहाँ कंपेरिजन दिखाया है इंजन और हर फैमिली के साथ। तो साथियों यहाँ मेटाफर का यूज किया गया। अब पोएम की जो थर्ड स्टेंजा है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे साथियों यहाँ जो सेकंड स्टेंजा है उसमें और पोटी डिवाइस को हमने यहाँ देखा। आपको हम बताते हैं, समझिएगा। कह रहे हैं यहाँ जो दिया गया है, द होल ट्री टिकट ट्रेम्बल्स एंड का थ्रिल्स। कह रहे हैं यहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है साथियों। यहाँ कह रहे हैं जो पर्सोनिफिकेशन होता है उसे वो क्या होता है सुनिएगा, द एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन पर्सनल ठीक है नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग नॉन ठीक है ह्यूमन। यानी एक निर्जीव वस्तु को या नॉन ह्यूमन को एज ठीक है ह्यूमन मान लेना, उसकी तरह एट्रीब्यूट कर देना, तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ से द होल ट्री टिकट ट्रेम्बल्स एंड द थ्रिल्स, इसको क्या बोला गया है, यानी पर्सोनिफिकेशन की तरह इन वर्डों का यूज किया गया है, इस सेंटेंस का, इस फ्रेज का यूज किया गया है साथियों। नेक्स्ट जो बोला गया है यहाँ पर कह रहे हैं हर ठीक है वियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। इसमें साथियों ट्रांसपेरेंट ठीक है एपिथेट का यूज किया गया है। ट्रांसपेरेंट एपिथेट क्या होता है सुनिएगा, द फिगर ऑफ स्पीच वियर द ठीक है एडवर्ब इज ट्रांसफर्ड टू अनदर नाउन। जो क्या करता है अनदर नाउन के लिए ट्रांसफर करता है एडवर्ब की तरह, यानी इसको यूज किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, ट्रांसफर एपिथेट कहते हैं, यहाँ पे यूज किया गया है साथियों। अब इसकी जो लास्ट स्टेंजा है उसको समझने की कोशिश करेंगे साथियों। हमने यानी दोनों की यानी दो स्टेंजा की हमने हिंदी में मतलब समझा और उसकी पोटी डिवाइस को समझा। अब साथियों थर्ड स्टेंजा में हम आगे समझते हैं साथियों। इन लाइनों का हम मतलब एक साथ समझेंगे कि इन लाइनों में यानी कवि क्या कहना चाह रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक साथियों। तो पूरी लाइनों का मतलब हम एक साथ समझेंगे, क्या यानी कवि ने हमें क्या संकेत दिया, इन लाइनों का मतलब से क्या बताना चाह रहा है। कह रहा है कि दैन विद ठीक है एरी ठीक है डेलिकेट बिस्टल सिरप्ट विस्परिंग से सी लॉन्च से अवे टू वर्ड से द अनिका इन्फिनिटिव है सॉरी इन्फिनिट। कह रहा है फिर वह भयानक नाजुक सिटी चार्ट के साथ अंत की ओर रवाना हो जाती है। लास्ट लाइन है एंड द लेवनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। और श्रमणम यानी लेवनम खाली हो जाता है, श्रमणम या लेवनम जो है वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है साथियों। एक पोएम का यानी लास्ट स्टेंजा था। इसमें जो यानी जो कवि था वो कहना चाह रहा है, एक बात दोबारा सुनिएगा। कह फिर वह भयानक नाजुक सिटी चचाट के साथ अंत की ओर रवाना हो जाता है और श्रवणम या लेवनम खाली हो जाता है साथियों। जो फाइनल जो स्टेंजा है, कहना द फाइनल स्टेंजा टेल्स द कंडीशन ऑफ द ट्री आफ्टर द वर्ड्स हैज ठीक है लेट द ट्री। इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है साथियों। और यहाँ कुछ यानी जो वर्ड्स है यानी डिफिकल्ट उनके मतलब यानी मीनिंग आपको दिए गए हैं, इनको आप समझ लीजिएगा साथियों। इस क्लास के कंटेंट से आपको कुछ अच्छा बेनिफिशियल ठीक है कंटेंट प्राप्त हुआ होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखा होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अर्पित इंग्लिश क्लासेस को, और लाइक शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और आप सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो भी हम वीडियो यानी फ्यूचर में डालेंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और हमारे टेलीग्राम से अर्पित इंग्लिश क्लासेस के टेलीग्राम से ऐड हो जाइएगा साथियों। वहाँ हम आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आज यानी हमारे क्लास कंटेंट में क्या मिलने वाला है और क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा। Thank you friends.